हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग जेईई नीट लेवल के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हम लोग यहां पर एनसीईआरटी को बैकग्राउंड में रखकर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहां पर नीट और जेईई के लिए खुद को बहुत औसम तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। गाइज, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। शायद नीट और जेईई को मर्ज किया जा रहा है और वन नेशन वन एग्जामिनेशन को फॉलो किया जा रहा है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर डाल रखा है और ऊपर आई बटन में भी मैंने वो वीडियो दे रखा है। एक बार उसको जरूर देख लेना, अभी उसके बारे में नोटिफिकेशन आया। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया था। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखनी थी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए हम लोगों को एनसीईआरटी में दे रखी है। तो देखिए गाइज, ये हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्रायड वगैरह कर लिया था। ये हम लोगों ने, आप सब जानते हैं, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से कर लिया था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम समझ ली थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया था। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वगैरह क्या होती है, ग्रुप एंड फैमिली में डिवाइड किया गया था, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में हमने बात की थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। गाइस, यहां पर आप लोग इस चीज को अपनी बुक के अंदर मार्क करेंगे, दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सारी चीजें पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अब गाइस, मैं आपको ना ये स्टार वाला एक पॉइंट पढ़वाना चाहता हूं। एक्चुअली देखो, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर कई बार सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। गाइस, ये जो ग्लेन टी सीबोर्ग थे ना, आप मान के चलो ये बंदे ने पूरी केमिस्ट्री बदल के रख दी। ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल डिस्कवरीज। तो ग्लेन सीबोर्ग जो थे, इन्होंने मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में वर्क करना स्टार्ट किया था और 1940 में इन्होंने प्लूटोनियम की डिस्कवरी की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग एक बात समझो, ग्लेन टी सीबोर्गियम ने, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एटॉमिक नंबर 101 वाले के बारे में भी डिस्कवरी की थी। और इसको इन्होंने नाम आई थिंक मेंडेलिवियम दिया था। 101 में एक बार चेक कर लेता हूं, 101, यस, मेंडेलिवियम नाम दिया था इन्होंने इसको। उसके बाद में इन्होंने 1940 में प्लूटोनियम की भी डिस्कवरी करी एंड फॉलोड बाय ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। गाइस, जो यूरेनियम आपका एलिमेंट है, यूरेनियम अगर आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो यूरेनियम आपको समवेयर एटॉमिक नंबर 92 के साथ में एफ ब्लॉक एलिमेंट में दिखेगा। तो जो यूरेनियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स की डिस्कवरी ग्लेन टी सीबोर्ग ने करी और हमें बताया कि एटॉमिक नंबर 94 से 102 नाम के एलिमेंट्स भी होते हैं। और क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में जो कि आपको मोजले ने दी थी, उसमें एलिमेंट्स को रखने की स्पेस नहीं थी, इसीलिए पीरियोडिक टेबल को रिकॉन्फ़िगर किया गया और उसके अंदर एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड बनाए गए। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो 1913 में प्रपोज कर दिया गया था मोजले के द्वारा, लेकिन 1940 के आसपास प्लूटोनियम और उसके बाद में एटॉमिक नंबर 94 से 102 नाम के एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद हमें हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी रिकॉन्फ़िगर करना पड़ा और पीरियोडिक टेबल के नीचे लेंथेनियम और एक्टेनियम बनाए गए, जिसका क्रेडिट ग्लेन सीबोर्ग को जाता है और इसीलिए उन्हें 1951 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला। और एटॉमिक नंबर 106 वाले एलिमेंट को इनके नाम के ऊपर ऑनर दिया गया और नाम दिया गया सीबोर्गियम। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज सीबोर्गियम। क्या बात समझ में आई? इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, नीट पर्पस से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। चलिए तो हम लोग हमारे नोट पैड पर आ जाते हैं और सब लोग हेडिंग डालेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ atomic number
ग्रेटर देन 100। ठीक है गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये चीज की जरूरत क्यों हुई। अगेन एनसीईआरटी हमारी माई बाप है, हमें इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगी। देखो पहले तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लो, ये इस तरीके से आपको अपनी बुक के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख जाएगी। ये देखिए, ये जो दो नीचे लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड बनाए गए ना, ये बाद में बनाए गए ग्लेन सी बोर्गियम के द्वारा। और ये देखो 106 एटॉमिक नंबर का नाम SG यानी सी बोर्गियम दिखा हुआ है। ओके, तो गाइज यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए हम इसकी प्रॉब्लम समझे कि जो अमेरिकन्स थे और जो सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट थे यानी रशियन साइंटिस्ट जो थे, वो दोनों मिलकर लड़ रहे थे एटॉमिक नंबर 104 वाले एलिमेंट की डिस्कवरी से रिलेटेड। वो बोल रहे थे सोवियत वाले कि इसको हमने डिस्कवर किया है, अमेरिकन्स बोल रहे थे हमने डिस्कवर किया है। अमेरिकन्स चाहते थे कि इस एलिमेंट को हम रदरफोर्डियम के नाम से जाने, तो सोवियत वाले जो थे वो चाहते थे कि इसका नाम क्रुचेटोवियम के नाम से होना चाहिए। तो अब यहां पर लड़ाई हो गई कि इसको क्रुचेटोवियम बोले या रदरफोर्डियम बोले। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए IUPAC ने एक रिकमेंडेशन दिया दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट डिस्कवरी इज प्रूव्ड एंड इट्स नेम इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, अ सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर be derived directly from the atomic number from the element using the numerical roots from number 0, 1 to 9। क्या है बात समझ में आई? मतलब यहां पर इन लोगों का यह कहना था IUPAC वालों का कि तुमको लड़ना हो लड़ो, आप लोग मिलके लड़ो, आप लोग मिलके अपना प्लान डिस्कस करो, आप अपने हिसाब से काम करो, लेकिन तब तक हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख के हम एलिमेंट का एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर कर देंगे और जब आपकी कंट्रोवर्सी सुलझ जाएगी हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को नाम दे देंगे। क्लियर होता है इतना? चलिए अब यहां पर इन्होंने क्या बोला, IUPAC ने क्या बोला कि आप लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। पॉइंट नंबर 1, IUPAC ने क्या करा, कुछ नेम प्रोवाइड कर दिए, डिजिट्स को कुछ नेम और एब्रेविएशन प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि आपके पास में डिजिट 0 है तो 0 को इन्होंने बोला आप इसे बोलेंगे उन, और इसका एब्रेविएशन क्या रहेगा, U। देन 0 को बोला जाएगा नील और इसका सिंबल N। 1 को बोला जाएगा उन, सिंबल U। 2 को, अब इस तरीके से 2 को क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बाय। ऑब्वियसली 2 को क्या बोला जाता है, बाय। 3 को क्या बोला जाएगा, ट्राई यानी कि टी। इस तरीके से आप लोगों को इसको नाम देना है। बहुत सारे बच्चे 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा, नहीं, यहां पर चेंज आ गया, 4 को बोला जा रहा है क्वाड। फॉर द फर्स्ट टाइम आप 4 को यहां पर क्वाड पढ़ेंगे। अच्छा, 5 वही आपका हो जाएगा पेंट, 5 विल बिकम पेंट, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 विल बिकम हेक्स, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7 यहां पर क्या हो जाएगा, हेप्ट, नहीं, हेप्ट नहीं, यहां पर इसे बोला जाएगा सेप्ट यानी कि S। 8 को ऑक्ट, ऑब्वियसली बात है ऑक्ट, और 9 को क्या बोला जाएगा, नोन, नहीं, यहां पर 9 का नया नाम दिया गया N। तो यहां पर आप लोगों को कुछ नाम कॉमन दिखे लेकिन कुछ नाम आपको थोड़े से अलग दिखे, जो यूजुअली आप लोग यूज करते हैं उससे थोड़े थोड़े अलग दिखे, बाकी सब तो ठीक थे। अच्छा, कुछ जगह बाई भी नहीं डाई बोला जाता है, बट हम इसे बाय पढ़ेंगे। तो 0 को नील, 1 को उन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। इस तरीके से आप लोगों को यहां पर क्या दे दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, नोटेशंस दे दिए गए। These were the notations that was given by IUPAC। अब करना क्या है, अब आपको नॉमेनक्लेचर करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एलिमेंट 100 का नॉमेनक्लेचर करना है। तो IUPAC ने बोला कि इस एटॉमिक नंबर 100 वाले एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1, 0 एंड 0। मतलब अब हम 100 ना बोलते हुए इसको क्या बोलेंगे, 100। अब आप मुझे बताइए 1 का नाम आपको क्या सिखाया गया, उन। तो यहां पर बोला गया कि उन को जो आप पहला डिजिट लिख रहे हो ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। जो आप पहला वाला वर्ड लिख रहे हो
ये पहला वाला वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल में चलेगा। उन प्लस जीरो के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नील, प्लस जीरो के लिए क्या यूज करते हैं, नील। तो इस तरीके से आपने उन नील नील लिख दिया। एंड आपको आखिरी में IUM अपनी तरफ से ऐड करना है। IUM आपको ऐड करना है इन द एंड ऑफ द नेम, इन द एंड, एंड में आपको IUM ऐड करना है। तो अब इस कंपाउंड का, इस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, उनका U कैपिटल है, बाकी नील, फिर तुम्हारा नील और ईयम। तो इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया, उन नील नीलियम। क्या नाम पड़ गया, उन नील नीलियम। अब आपको अगर कोई बोलता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म बनाकर बताओ, तो भैया मुझे एक बात बताइए, उनका फर्स्ट लेटर इज कैपिटल यू, नील का फर्स्ट अल्फाबेट इज N और नील का फर्स्ट अल्फाबेट इज N, तो UNN इज द शॉर्ट फॉर्म। बस इस तरीके से आपको इनको नॉमेनक्लेट करना है। आप लोग एक बार ट्राई करके मुझे खुद बताइए, एटॉमिक नंबर 101 का नाम क्या होगा, एटॉमिक नंबर 101 का नाम क्या होगा और इसका सिंबल क्या होगा। ऑब्वियसली सर, बिल्कुल कॉमन सी बात आपने पूछी है। 1 को हम लोग बोलेंगे उन, 0 को हम लोग बोलेंगे नील, 1 को हम लोग बोलेंगे उन, और आखिरी में लगा देंगे IUM यानी EM। तो देयरफॉर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा उन नील उनियम, उन नील उनियम, और इसका सिंबल हो जाएगा UNU। UNU इज द सिंबल, उनु। आया कॉन्सेप्ट समझ में? अच्छा चलो एक रैंडमली 109 का नॉमेनक्लेचर करके बताओ। चलिए ट्राई टू नॉमेनक्लेट एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 109। सर 109 का नाम क्या होगा, करके देखते हैं। 1 को हम बोलेंगे उन, 0 को हम लोग बोलेंगे नील, और 9 को हम लोग बोलेंगे N, और आखिरी में हमें EM तो लगाना ही पड़ेगा। सो देयरफॉर इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा ये उन कैपिटल रहेगा, इसका नाम हो जाएगा उन नील एनियम, एंड इसका सिंबल हो जाएगा UNE। UNE बोलो, समझ में आया? क्लियर? चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एटॉमिक नंबर 158 दे दिया जाए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अभी तो खैर 158 की डिस्कवरी वगैरह नहीं हुई है, बट चलो कभी भविष्य में हो जाए, फ्यूचर में, तो आप क्या लिखोगे इसका नाम? आप इसका नाम कैसे लिखोगे? 1 को आप लोग क्या बोलोगे, उन, 5 को आप लोग क्या बोलोगे, पेंट, और 8 को आप लोग क्या बोलोगे, ऑक्ट, और आखिरी में आप लोगों को EM तो लगाना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उन पेंट ऑक्टियम, उन पेंट ऑक्टियम, और इसका सिंबल हो जाएगा UPO, यूपो, उपो, उपो। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार हमारी NCERT खोल लेते हैं, और NCERT के अंदर हम लोग यही सारे पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं, और ये देखिए ये आपके नॉमेनक्लेचर की लिस्ट आ गई है, ये आपके नॉमेनक्लेचर की लिस्ट आ गई है। फटाफट से इसको देखेंगे सब लोग, इस लिस्ट को, और मैं आप लोगों को इसके अंदर और भी कुछ ढूंढ के बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर 113, अच्छा आ गए इसमें नाम, ठीक है चलो। हाँ देखो गाइस, देखो एटॉमिक नंबर 101 उन नील उनियम, UNU, मेंडेलियम इसका नाम है। 109 उन नील एनियम, UNE, मेटनेरियम इसका नाम है। इस तरीके से गाइज आप लोग इस पूरी टेबल को ऑब्जर्व करेंगे। एंड जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एटॉमिक नंबर, अरे क्या हो रहा है, 113, 115, 117, 118, क्योंकि ये जो एलिमेंट है निहोनियम यानी उन ट्रियम, मॉस्कोवियम, उन पेंटियम, टेनेसाइन,
उन सेप्टियम और ऑर्गेनेसॉन उन ऑक्टोनियम, इन एलिमेंट्स के नाम 2016 में ही फाइनल किए गए हैं। 2016 के पहले इन एलिमेंट्स के नाम नहीं थे। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी उठाओगे तो आप देखो पुरानी एनसीईआरटी के अंदर ये नाम देखो, यहां पर खाली दे रखे, देखो ये जगह खाली है, ये जगह खाली और ये 2 जगह खाली है, ये देखो ये दिख रही है, 2 जगह खाली दिख रही है। तो पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे अगर पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो गाइज आपको यहां पर ये नाम लिखने पड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको ये नाम दिखा रहा हूं। 113 वाले का निहोनियम लिखो, 115 वाले का मॉस्कोवियम, 117 वाले का टेनेसाइन और 118 वाले का ऑर्गेनेसॉन। और इस तरीके से आप लोगों को नॉमेनक्लेचर करने पड़ सकते हैं। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? चलिए ग्रेट। इतना करने के बाद अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल, हमने ये पूरा पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सिर्फ नीट वाले बच्चे ध्यान देंगे। प्रॉब्लम नंबर 3.1 देखो, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नंबर 3.1 दे रखी है। 120 वाले का नाम लिखना है, तो 120 वाले का नाम क्या होगा? 1 का उन, 2 का बाय, 0 का नील और आखिरी में ईएम, तो इसका नाम हो जाएगा उन बी नीलियम, उन बी नीलियम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UBN। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। ये हम लोग पूरा देख चुके थे। ये जो आपको एनसीईआरटी में पूरा थियरी दे रखा है, ये पूरा थियरी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप इस थियरी को आराम से बैठ के लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पूरी पीरियोडिक टेबल को आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, यू हैव टू स्टडी दिस लाइन बाय लाइन। मैं इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनफैक्ट देखो मैंने एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी अलग से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो आपको इसके अंदर भी पी ब्लॉक वगैरह सब दे रखा है, डी ब्लॉक वगैरह सब दे रखा है। ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। अब गाइज हम लोग शुरू करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, और उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की शुरुआत करेंगे। तो ये मैं आपको पूरा जो पैराग्राफ है ये विद डिटेल आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट डाउन करवाऊंगा। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे करके आप इसकी हेडिंग क्या डालेंगे? आप लोग इसकी हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आप लोग सभी जानते हैं कि एलिमेंट्स को टोटल 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें एलिमेंट्स का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन निकल कर आता है वो आता है आपके मेटल्स। एलिमेंट्स का सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो निकल के आता है मेटल्स। गाइज अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो सबसे पहली बात कि जो मेटल्स होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। Metals are those substances that are held together by metallic bonds, which are held together by metallic bonds। अब आपके मन में सवाल आएगा सर मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो चलिए मैं आपको मेटेलिक बॉन्ड एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ग्रेट। मान लीजिए मेरे पास में आयरन है, आयरन एटॉमिक नंबर 26। जब मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके बाद में आ जाता है आपका 4s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 4s के बाद में 3d भरा जाता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ गाइस प्रॉब्लम क्या है कि आपके ये सारे एलिमेंट्स ऑर्बिटल्स, ये सारे ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल्स। और ये इनर ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, they do not participate in bonding। ये बॉन्डिंग में किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन यहां पर आपका 4s ऑर्बिटल जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि आपका वैलेंस ऑर्बिटल है।
वो क्लियरली दिख रहा है कि आपका ये वैलेंस ऑर्बिटल है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज योर वैलेंस ऑर्बिटल। नाउ इसके बाद में ये जो 3d ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल एक्चुअली ये बिलोंग तो करता है थर्ड शेल को, यानी कि ये एक्चुअली वैलेंस नहीं बल्कि पेनल्टीमेट, इसको पेनल्टीमेट बोला जाता है। पेनल्टीमेट ऑर्बिटल मतलब ऐसा ऑर्बिटल जो वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर दिखाई दे। मतलब ये एक्चुअली दिखाई कैसे दे रहा होगा, 3s 3p 3d और 4s। ये दिखने में ऐसा लग रहा है 3s है, 3s के पीछे 3p फिर 3d और फिर 4s, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, पहले इसमें भरे फिर इसमें भरे फिर 4s में इलेक्ट्रॉन भरे और फिर अंदर उतर के हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे। समझ में आ रही बात आप लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपका 4s ऑर्बिटल है और जो आपका 3d ऑर्बिटल है, इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और एनर्जी गैप कम होने की वजह से वैलेंस शेल तो ठीक है, लेकिन आपका ये 3d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो हम यहां पर लिखेंगे दैट ड्यू टू द वेरी लेस एनर्जी गैप, ड्यू टू द वेरी लेस एनर्जी गैप, बोथ 4s and 3d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्या बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो यहां पर आपके 4s और 3d ऑर्बिटल दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, आयरन के आपको बहुत सारे कर्नल्स दिखाई देते हैं। मतलब हम इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे कर्नल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कर्नल। सर कर्नल का मतलब क्या होता है? वो आर्मी वाले कर्नल क्या? नहीं 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 नहीं, आर्मी वाले कर्नल तो बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी सी चीज है। कर्नल का मतलब समझो, कर्नल का मतलब होता है, मैं यहां पर सिंबल के आगे लिख भी देता हूं कि ये सिंबल डिनोट्स कर्नल, एंड कर्नल का मतलब होता है जितने भी आपके इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है वो, प्लस आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस, यानी आपके एटम का न्यूक्लियस। जैसे अब आपका आयरन का एक एटम है तो ऑब्वियसली आयरन के एक एटम का न्यूक्लियस होगा, क्योंकि एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या आ गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, और इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस, अगर मैं आयरन के न्यूक्लियस की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है। मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को 26 प्रोटॉन्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको इसके न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? इनर ऑर्बिटल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, ओनली 18 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, 18 इलेक्ट्रॉन पर 26 प्रोटॉन, तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसीलिए कर्नल आपको हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दिखाई देगा। कर्नल इज ऑलवेज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्यों? क्योंकि कर्नल बनता है दो चीजों से, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस से। तो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो केवल 18 ही है, लेकिन न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, इसलिए नेट चार्ज विल बिकम पॉजिटिव। और ये जो वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको यहां पर दिखाई देंगे, फ्रीली दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। हर कर्नल के आसपास आपको उसके वैलेंस शेल के, हर कर्नल के आसपास आपको उसके वैलेंस शेल के और पेनल्टीमेट शेल के या पेनल्टीमेट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से तफरी मारते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से वो लोग यहां पर छिछोरे पंती करते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। इस तरीके से वो यहां पर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं,
लप्पासी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो अब यहां पर हुआ क्या, आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि आपको इट इज लुकिंग लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज लुकिंग लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का पूरा समुद्र है और उसमें छोटे छोटे कर्नल आइस के क्यूब की तरह तैर रहे हैं। यानी आप इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में एक ग्लास है, ग्लास में चारों तरफ पानी है और 2 या 3 बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देता है ये मेटल। अब मेटल के अंदर क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो देखो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, 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 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सब ने एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर रखा है। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्डिंग। इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो गाइज वो सारे सब्सटेंस जिनके अंदर आप लोगों को मेटेलिक बॉन्डिंग दिखाई देती है, दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। ऐसे लोगों को मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग समझने के बाद। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है कि मेटेलिक बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होगी वो डिपेंड करेगा कितने वैलेंस और पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है। अगर यहां पर आयरन के अंदर तुमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और कर्नल को घेर रखा है, मतलब ये मजबूत है, स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह सोडियम की बात कर लूं, तो अगर इसी जगह पर मैं सोडियम की बात कर लूं तो गाइस सोडियम के वैलेंस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के वैलेंस शेल में मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ों आप लोगों को तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां, इसका इलेक्ट्रॉन यहां, इसका इलेक्ट्रॉन यहां, इसका इलेक्ट्रॉन यहां, इसका इलेक्ट्रॉन यहां और इसका इलेक्ट्रॉन यहां। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी वीक बॉन्डिंग होगी भाई। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, विच इज नॉट अप टू द मार्क। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, समझ रहे हैं। तो डिपेंड इस चीज पर करेगी। चलिए सेकंड अगर हम बात करें तो इन पीरियोडिक टेबल 78% एलिमेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 78% एलिमेंट्स आर मेटल। यानी तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में लगभग पूरा का पूरा जो बोलबाला है वो एलिमेंट्स का ही है। पूरा का पूरा बोलबाला जो है वो किसका है, मेटल का ही है। अच्छा पीरियोडिक टेबल में ये कहां पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ आपको मेटल ही मेटल दिखाई देंगे। चौथी प्रॉपर्टी, दे आर मेलिएबल, यानी इनकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। आप इनको थिन शीट्स में मोल्ड कर सकते हैं। पांचवा, दे आर डक्टाइल, यानी आप इनके थिन और इनके लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं, पतले और लंबे इनके वायर बन जाते हैं। मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो दे यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली भाई मेटल है तो मेटल ठोस होगा, मजबूत होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन यहां पर गैलियम और सेजियम की बात करें तो ये एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्ट गैलियम एंड सेजियम, इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े लो होते हैं। 7th पॉइंट, दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आपके मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। लेकिन यहां पर एक अगेन एक एक्सेप्शनल केस है, यहां पर अगेन एक एक्सेप्शनल केस। और एक्सेप्शनल केस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका मरकरी। मरकरी इज योर एक्सेप्शनल केस। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा कोई अगर आपसे पूछे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा तो 303 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है
और 302 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये हम लोगों ने यहां पर इनके मेल्टिंग पॉइंट लिखे, बॉइलिंग पॉइंट मत समझ लेना, दीज आर योर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मेटल है, सो दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स, दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये मेटल के बारे में हम लोगों ने इतने पॉइंट्स तो पढ़ लिए। 9th पॉइंट, मेटल्स के पास में सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब दो मेटल एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो ये रिंग लाइक, बेल लाइक, टंग ऐसा वाइब्रेशन देंगे। 10वां पॉइंट, दे हैव लस्टर, यानी इनके पास में अपना खुद का लस्टर होता है। दे ऑल आर लस्ट्रस, शाइनी होते हैं, बहुत प्यारे दिखने वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में मेटल के बारे में जो सबसे जरूरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये सारे पॉइंट एक तरफ, मेटल को प्रूफ करने का पॉइंट एक तरफ, वो ये होता है दैट दे आर डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब, मैं आपको वैसे तो इस चैप्टर में भी समझाने वाला हूं आगे चल के, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये सब हम लोग समझेंगे, लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब आप लोग अभी ये इतना समझ के रखो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, अपने से दूर जाने देने की क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बोलेंगे। चलिए, मेटल्स को क्लियर करने के बाद हम लोग हमारे सेकेंड चीज की तरफ चलते हैं, दैट इज योर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। नाउ गाइस, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट, दे आर फाउंड ऑन द राइट, दे आर फाउंड ऑन द राइट, दे आर फाउंड ऑन द राइट्स एंड अपवर्ड साइड, राइट एंड अपवर्ड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपकी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड और अपवर्ड डायरेक्शन में मिलते हैं, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेंगे। मतलब जैसे मान लो आपकी पीरियोडिक टेबल है, ये पी ब्लॉक, ये नोबल गैस वाला पार्ट, और ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। तो अगर मैं आपके मेटल्स की बात करूं तो आपके मेटल्स आपको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये इतना पोर्शन अगर हटा दिया जाए तो पीरियोडिक टेबल में पूरा लेफ्ट पोर्शन, ये वाला मेटल, ये वाला पूरा मेटल, इनफैक्ट पी ब्लॉक में भी मेटल और एफ ब्लॉक में भी मेटल। और अगर मैं आपके नॉन मेटल्स की बात करूं तो केवल आपका राइट साइड और अपवर्ड साइड, ये देखो राइट साइड और अपवर्ड साइड, बस यही आपका नॉन मेटेलिक पार्ट है। केवल और केवल इतने नॉन मेटल दिखाई देते हैं आपको, बाकी ये सारा ये सारे आपके क्या है, यहां पर मेटल्स है। क्या आपको एक इल्यूजन जो आपके माइंड में था वो क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, दूसरी बात, दे आर फाउंड इन पी ब्लॉक ओनली, दे आर फाउंड इन पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपकी पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, दैट टू ऑन द अपर साइड, अपर एंड द राइट साइड। केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वहीं देखने को मिलेगा। तीसरी बात, दे आर पुअर कंडक्टर्स, ऑब्वियसली दे ऑल आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से यह गुड कंडक्टर हो जाता है, इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट बिकम्स द गुड कंडक्टर। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल। नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, इनके वायर भी नहीं बन सकते, इनकी शीट्स भी नहीं बन सकती। नॉन सोनोरस, यानी कि इनके अंदर रिंगिंग सेंसेशन नहीं मिल सकता। नॉन लस्ट्रस, कोई स्पेसिफिक लस्टर नहीं होता, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, वो है आपका आयोडीन। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है और बढ़िया वाला लस्टर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम बात करें, सो दे आर सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस एट रूम टेम्परेचर। कोई स्पेसिफाइड नहीं है यहां पर कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होंगे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई परेशानी? पक्की बात? तो ये आपके नॉन मेटल्स की बात हो गई। नाउ तीसरे की तरफ चलते हैं, दैट इज बीच का बंदर, मतलब आपका मेटेलॉइड्स। तीसरी बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? हमारे मेटेलॉइड्स की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलॉइड्स? मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलॉइड्स? तो मेटेलॉइड्स आर दोज substances that are having the properties of both metals and non-metals। जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी हो, उसे मेटेलॉइड बोला जाता है, उसे मेटेलॉइड बोला जाता है। मैं आपको एक सेकेंड देखो कि मेरे पास में पीरियोडिक टेबल का मैंने डिलीट तो नहीं कर दी, जस्ट लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते। अरे यार, डिलीट कर दी। मेरे को भी तो कितनी खुजली है, खुजली इतनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। चलिए, हमारे पास में पीरियोडिक टेबल इधर दे रखी है, हम इसे यहां पर समझ लेंगे। देखो, मैं थोड़ा ऊपर चलता हूं। जब आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो तो ये देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों को एक ऑरेंज कलर से जिगजैग पैटर्न दिखाई दे रहा है सिलिकॉन से। देखो, ये देखो, एक तो तुम्हारा सिलिकॉन हो गया, एक तुम्हारा सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, जर्मेनियम के आगे आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, एंटीमनी के आगे टेलुरियम, टेलुरियम के नीचे पोलोनियम और पोलोनियम के आगे एटस्टेटिन। यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एटस्टेटिन, ये आपके सारे के सारे मेटेलॉइड्स हैं। ये आपके सारे के सारे क्या हैं? मेटेलॉइड्स हैं। ऑल ऑफ देम आर मेटेलॉइड्स, ये सब के सब मेटेलॉइड्स हैं। अब आप एक बात देखो कि मेटेलॉइड के ऊपर से लेकर, मेटेलॉइड के ऊपर से लेकर ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन केवल और केवल यही नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। और मेटेलॉइड के नीचे से ये पूरा पोर्शन, ये देखो, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा तुम्हारे मेटल में आएगा। ध्यान रखना, हाइड्रोजन नॉन मेटल में आता है। तो देखो, आपको देख के समझ में आ रहा है कि पीरियोडिक टेबल पूरी तो मेटल से भरी हुई है। केवल गिनती के 1 2 3 4 5 6 7 मेटेलॉइड है और बाकी के तुम्हारे सारे ये नॉन मेटल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 नॉन मेटल्स आर देयर। 19 नॉन मेटल्स है, 7 मेटेलॉइड्स है और बाकी के सारे तुम्हारे मेटल्स है। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए, ग्रेट। तो गाइज, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है फिनिश। हम लोगों ने इस टॉपिक को कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों फिनिश। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं, हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख चुके हैं। अब गाइज एक बार ये क्वेश्चन देख लेना, कंसीडर द एटॉमिक नंबर
एक बार ये क्वेश्चन देख लेना कि कंसीडर द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर सीधी सी बात है, आप खुद ही देख लो कि मैग्नीशियम सोडियम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पाया जाता है, तो ये तुम्हारे मेटल्स है। फॉस्फोरस राइट साइड पाया जाता है, तो ये तुम्हारा नॉन मेटल है। इनफैक्ट बेरिलियम भी लेफ्ट साइड पाया जाता है, तो ये भी मेटल है। और सिलिकॉन तुम्हारा मेटलॉइड है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये यहां पर देखो किया हुआ भी है। फॉस्फोरस एक प्योरली नॉन मेटल है, क्योंकि फॉस्फोरस सिलिकॉन के भी पहले, फॉस्फोरस के लेफ्ट में पड़ता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के लेफ्ट में पड़ता है बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे पड़ता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के लेफ्ट में पड़ता है सोडियम। तो अभी आप लोगों को ये मेटेलिक ट्रेंड में और क्लियर करवा दूंगा, जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा ठीक से, तब मैं आपको ये और चीज क्लियर करा दूंगा। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ट्रेंड देखने वाले हैं। हम एक एक करके सारे ट्रेंड को देखेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी में 3.7 वाले पॉइंट को ठीक से पढ़ के आइएगा, और फिर एटॉमिक रेडियस से हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो राइट नाउ आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर, एंड आई होप आप लोग सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये चैप्टर जल्दी खत्म करके फिर केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चलेंगे। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।